धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आसाम को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं और बात करने से पहले आपके सामने एक छोटा सा मंजर रखना चाहता हूं। उसको नज़र में रख के, उसको ध्यान में रख के बात को सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स के रूप में राय दीजिएगा। कोई ऐसा शख्स बताइएगा जिससे बात की जा सकती हो, जो आसाम की हिस्ट्री पर बात कर सकता हो। हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, तलाश कर रहे हैं हम लोग। अगर दिल्ली में हमें कोई ऐसे शख्स मिल जाए तो हम भी जानना समझना चाहते हैं कि आखिर वो बांग्लादेशी जो कहे जा रहे हैं, जो बांग्ला ज़बान बोलते हैं, वो कब आए थे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ उनको लाए थे, उनसे यहाँ मजदूरी कराने के लिए लाए थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ जुल्म किया तो बहुत सारे लोग भाग के आसाम आ गए थे। हालांकि बाद में जब बांग्लादेश बन गया, अमन शांति होगी, वो वापस चले गए। क्या है सच्चाई, उसको समझना चाहते हैं। भोपू मीडिया तो दिखाएगा नहीं, उसे नफरतें दिखानी है पार्टी के साथ मिलके। आज मीडिया ही सरकार है और सरकार ही मीडिया है, ये पहले आप समझ लीजिए। वो आपका मीडिया नहीं है, वो आपका पिछड़ों का मीडिया नहीं है। कल मैं मौलाना हमीद नोमानी से बात कर रहा था जंतर मंतर पे, तो एक चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी। हालांकि उस चीज़ को फोकस करते हुए मैं उनसे पूरा इंटरव्यू उनका नहीं कर पाया, पूरी बातचीत नहीं कहा। उन्होंने कहा अपनी बात रखने के लिए अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। खैर, मैं आपके सामने जो मंजर रख रहा था वो मंजर ये है। 14 लोकसभा सीटें हैं आसाम के अंदर, जिसमें से 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पर उसकी विधानसभा में सरकार बन गई, प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की बन गई। अब 7 सीटें जो बाकी बची हैं, बीजेपी चाहती है 2019 में उन सीटों को भी जीत लिया जाए। इसी को लेकर पूरी ये नूरा कुश्ती हो रही है और तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ और थोड़ा और ध्यान में रखिएगा कि पहली लिस्ट जब आई थी दिसंबर 2017 में एनआरसी की, उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का भी नाम नहीं था, जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं, सांसद हैं, जाने माने देश के इत्र कारोबारी हैं, दुनिया जानती है उनके बारे में। उनका नाम इंडिया में नहीं दुनिया में जाना जाता, उन तक का नाम नहीं था। अब दूसरी लिस्ट जो आई है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। भाजपा के एक विधायक का तक का नाम नहीं है, जो सीएम के सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं उनका नाम नहीं है, जो आर्मी में एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं उनका नाम नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहली लिस्ट में किसी का नाम था, उसका इसमें नहीं है, जिसका पहली लिस्ट में नहीं था उसका इसमें आ गया है। बाप का आ गया तो बेटे का नहीं आया, बेटे का आ गया तो उसकी माँ का नहीं आया है, माँ का आ गया तो उसकी बेटी का नहीं आया। किस तरीके से सब किया जा रहा है, आखिर ये क्या जांच करने का तरीका है, इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। लेकिन मैं 4-5 पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पहलू देखिएगा कि एनआरसी की लिस्ट में बीजेपी के विधायक का भी नाम नहीं है। बीजेपी के विधायक का नाम है रमाकांत देवरी, और उनके पूरे परिवार का नाम नहीं बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी का विधायक है। आसाम के मोर गांव से विधायक है भारतीय जनता पार्टी का। और आपको अगर इस विधायक के बारे में ज़्यादा जानना है तो इतना समझ लीजिए, पिछले साल फरवरी 2017 में इनका एक सेक्स स्कैंडल सामने आया था, खूब वीडियो वायरल हुआ था। इन्होंने जबकि ये कहा था कि मुझे मंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, यानी कि जाने माने नेता हैं वहाँ के, उनका परिवार में नाम नहीं है। दूसरा देख लीजिए, सेना के पूर्व अधिकारी अजमल हक, एनडीटीवी ने पूरी रिपोर्ट की है, जो उनका इंग्लिश वाला चैनल है, इनसे बातचीत करते हुए अपनी बात को रखा है। 30 साल आर्मी में ये काम कर चुके हैं, सेना में काम कर चुके हैं, बावजूद इसके इनका नाम नहीं है। और आज इनको कह दिया गया है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जब लिस्ट में नाम नहीं है यही कहा जाएगा। तीसरे शख्स का देख लीजिए, सीएम के सिक्योरिटी दस्ते में शामिल रहे हैं सब इंस्पेक्टर शाह आलम, अब उनका भी नाम नहीं है, उनको भी बता दिया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ गए हैं। तो किस तरीके से बनाई गई है लिस्ट पर सवाल खड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, जो वहाँ पर गई थी और उसने आके पूरे दस्तावेज रखे थे और बताया था कि जो अधिकारी हैं, जो नफरत करते हैं वहाँ पर बांग्लादेशी भाषा बोलने वालों से, बांग्ला भाषा बोलने वालों से, वो अधिकारी, वो कर्मचारी किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं उनके साथ किस तरीके से सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। लिस्ट आ जाने के बाद उनकी इस बात को बल मिलता है, इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा पहलू देख लीजिए, अब ये आ गया, कोई बात नहीं जी, एनआरसी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी पूरा बन रहा है, 4 महीने का टाइम लोगों को और दिया गया है, आप जाके अपना सही तरीके से प्रूफ कराइए, दस्तावेज अपना दिखाइए, तो उसमें लगे। लेकिन बावजूद इसके भोंपू मीडिया और बीजेपी
और उस भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, धुआंधार प्रवक्ता पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 40 के 40 लाख लोग, जबकि यहाँ कंट्रोडिक्शन है। बताया जा रहा है कि हिंदुओं की तादाद भी बहुत बड़ी है, उसमें जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। हालांकि उनको बांग्लादेशी अभी नहीं कहा जा सकता है, जब तक एनआरसी बिल्कुल क्लियर ना कर दे। बांग्ला भाषा बोलने वाला ज़रूर कहा जा सकता है, उनकी भी तादाद ज़्यादा है 40 लाख में। लेकिन परसेप्शन ऐसे बनाया जा रहा है कि देखिए आसाम के अंदर 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले और वो मुसलमान हैं। पूरा मीडिया भी लगा हुआ है, आपने कल प्राइम टाइम शो सब देखे हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के वो एंकर लगे पड़े हैं जिन्हें अपनी सिर्फ चाटुकारी करनी है। नफरत फैला रहा है मीडिया, जिस मीडिया का काम जाए ना ज़मीन पे, दिखाए ना, सच्चाई करके दिखाए कि कितने हिंदू हैं, क्लियर करके दिखा 40 लाख में कितना मुसलमान है। क्यों ऐसा परसेप्शन बना रहा है, लेकिन उसे अपना परसेप्शन। तीसरा पहलू देख लीजिए, आसाम के बाद अब हम वेस्ट बंगाल में भी ऐसा करेंगे। ये किसने कहा है? ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, जो वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अगर हमारी सरकार बनी, दिलीप घोष का ये कहना है, अगर हमारी सरकार बनी वेस्ट बंगाल में तो हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही एनआरसी बनाएंगे और जो यहाँ मुसलमान हैं वो उनको इस तरीके से यहाँ पर घुसपैठिया घोषित किया जाएगा, बाद में डिपोर्ट किया जाएगा। आगे बताऊँगा डिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या होगा उनका। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी, उसके बाद आसाम के अंदर 34% मुस्लिमों की आबादी, उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है मुस्लिम आबादी के मामले में वो है वेस्ट बंगाल का, 27% मुसलमान है। उसके बाद यूपी आता है, 22% मुसलमान है। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं साहब, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक आएगा। मैंने कल भी आपको कहा था, दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है सीमापुरी, उस पर खूब आरोप लगते हैं उस कॉलोनी में बसे लोगों पर, जो खासकर कबाड़े का काम करते हैं। उनको कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं। चौथे पहलू की तरफ आपको लेके चलता हूँ। 40 लाख लोगों की हिमायत में प्रदर्शन आज कर रही है टीएमसी, उसके सांसद जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से एनआरसी की सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूं, दिन में शाम को प्राइम टाइम शो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता उन्हीं चैनलों पे जाएंगे जिन चैनलों पर उनको मुंह के आगे खुला मैदान वाली जगह दी जाती है। लेकिन जहां पत्रकार उनकी आंखों में आंखें डाल के और जबान पकड़ने की हिम्मत रखता है, वहां वो भाग जाते हैं। जैसे एबीपी न्यूज़ से भाग चुके हैं, एनडीटीवी से तो पहले ही भाग चुके थे, अब न्यूज़ 24 से भी भाग चुके हैं। वो जाएंगे वहीं जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 18, और वहाँ जाके खूब नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। और तमाम जितने 34 के 34 सांसद हैं टीएमसी के, आज उनको देशद्रोही साबित कर देंगे, उनको घुसपैठियों का साथी घोषित कर देंगे। ये हुआ चौथा पहलू। पांचवा पहलू जो है, अब इस सब के बाद क्या होगा? जो 40 लाख लोग हैं, इसमें नुकसान क्या है? तो जब ये अगर घुसपैठिए साबित हो गए और ये अवैध नागरिक साबित हो गए, तो इनकी ज़मीनों, इनके मकानों, इनकी प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा ले लेगी, इनसे वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो इनसे छीन ली जाएंगी, वो इनको नहीं दी जाएंगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी आबादी को कौन सी जेल में बंद करके रखेंगे? कितनी जेलों में बंद करेंगे 40 लाख की आबादी को? या कौन से देश डिपोर्ट कर देंगे? बांग्लादेश अब उनको अपने यहाँ लेना पसंद करेगा? ये इंटरनेशनल एक मुद्दा बन जाएगा। क्या होगा? जो भी होगा वो बताएंगे। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि एक क्या कोई समंदर है ऐसा ले जाके जहाँ इनको गर्काब कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, 40 लाख लोग ख़त्म हो जाए? तो हमारा मानना ये है कुछ नहीं होगा, जुमलेबाजी ज़रूर घटी जाएगी और उसकी आड़ में नफरतें की जाएंगी। और 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़िया ये मुद्दा मिल गया है। अब वो कहेगी कि देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में अकेले आसाम के अंदर 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले हैं, इसी तरीके से रोहिंग्या आ गए हैं। तो ये तो कांग्रेस का कल्चर है, वो लाला के यहाँ पे मुसलमानों को इस तरीके से भर रही है और हिंदुओं के लिए खतरा पैदा कर रही है, देश के लिए खतरा पैदा कर रही है। यानी कि एक एजेंडा ये होगा, ये नुकसान होगा देश को और इसमें पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। छठा पहलू भी आप देख लीजिए, नेशनल सिटीजन बिल जो है वो मोदी सरकार जो लेके आई है 2016 में, हालांकि बताते हैं अभी पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ, मेरी पूरी जानकारी नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कोई भोंपू मीडिया तो हूँ नहीं जो बोल दूंगा उसी पे डटा रहा हूँ, गलत हूँ तो माजरत चाहूँगा, आप लोग सुधार कर सकते हैं गलत होगा तो। लेकिन उस बिल के अनुसार सिर्फ भारत में आने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं से कोई शरणार्थी आते हैं, वहाँ से प्रवासी आते हैं, वो लोगों को कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो देखिएगा पूरा का पूरा परसेप्शन
कैसा बनता जा रहा है, हर पहलू से आपको अवगत कराते रहेंगे आसाम के। फिलहाल ये 6 के 6 पहलू आपको कैसे लगे, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।